Hello guys, welcome to Avyana Ace Academy. I am Vedveer. We are preparing. एंड काफ़ी सारी यूनिट हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ओबी में भी काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, और उनमें कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनको उनके साथ में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जो है हम लोग बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जनरल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट में ये टॉपिक आपका एचआरएम में कवर होता है, और कॉमर्स में ये टॉपिक आपका ओबी में कवर होगा। और एचआरएम और उसके नीचे ओबी का सेक्शन दे रखा है आपका यूनिट में, तो वहाँ पर ये चीज़ कवर होगी। और सेम आपका पीजीटी कॉमर्स में भी ओबी में कवर होता है। तो हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव मतलब मिलजुल कर, बार्गेनिंग मतलब डिसीजन लेना, किसी एक डिसीजन पे आना। जैसे दो लोग हैं, आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, क्लैशेज हो गए, किसी चीज़ पे बैठ के आपस में उनका कोई कंक्लूजन निकालना, मिलजुल कर कोई सॉल्यूशन निकालना, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कोई क्लॉथ लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, वो हमें एक प्राइस बताता है, हम पूछते हैं कि भाई ये कितने का है, तो वो बताएगा 100, 200, 300। ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं भैया ठीक ठीक लगा लो, सही सही लगा लो। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं इतने का, हम बोलते हैं नहीं इतने का, वो कहता है इतने का, वो कहते हैं, हम कहते हैं इतने का। तो हम फिर बात बीच में जाके एक एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं कि चलो इतना नहीं, ना आपका ना हमारा, इतना। ठीक है, तो वहां पर जो एडजस्टमेंट होती है, दोनों को मिलजुल के दोनों जो है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद हम एक कंक्लूजन पाते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव मतलब जुड़ के, कॉम्बिनेशन। बार्गेनिंग मतलब टू बार्गेन समथिंग। कहीं पर आप एडजस्टमेंट करो, कहीं पर मैं एडजस्टमेंट करूंगा, फिर हम जाके कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलिए देखिए, यहां पर क्या है, ये दो पर्सन है, दो पर्सन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है। तो यहां पर अगर इस तरीके से चलते रहेंगे तो जो ज्यादा फोर्सफुल अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो कई बार हमारा भी ऐसा ही होता है कि हम बीच में जाके कहीं पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं और डिसीजन अपना ले लेते हैं। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है नेगोशिएशन बिटवीन ग्रुप और वर्कर्स एंड अ फर्म ओवर पे एंड द वर्किंग कंडीशन। कई बार क्या होता है, पे को लेके हमारे कुछ क्लैशेज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई इतने पे चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम इतनी पे देंगे, हमें लगता है कम है, ऑर्गेनाइजेशन कहती है ज्यादा है। ठीक है, तो हम उसके बीच में कहीं पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कहीं पर सेटलमेंट कर लेते हैं, या मिलजुल कर बैठ के कहीं पे सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। वर्किंग कंडीशन को लेके कई बार हमारे क्लैशेज हो जाते हैं, कुछ इशू हो जाते हैं, या अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके कई बार हमारे इशू हो जाते हैं। बोनस को लेके इशू हो जाता है, मॉनेटरी टर्म्स को लेके इशू हो जाता है। तो उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारी एक टर्म बनी है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है भाई, आप भी डिस्कशन करो, हम भी डिस्कशन करेंगे, दोनों मिलके जो वो एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे, दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ ऐसे क्लैशेज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिसको लेके हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई हम सामने वाले पर्सन से एग्री नहीं कर रहे हैं, या मैनेजमेंट को लगता है कि भाई वर्कर्स हमारे साथ में एग्री नहीं कर रहे हैं। तो कई बार क्लैशेज आते हैं। ठीक है, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट हमारा आता है, जिसकी वजह से हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, तो ये किसी के बीच में भी आपका हो सकता है। लेकिन आपके इन क्लैशेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं चाहती है। तो इसलिए इसमें आपका जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है वो क्या करते हैं?
एक बैठ के सेटल डाउन करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं, ओपन डिस्कशन आपका रहता है, आप अपने मन की बात कहिए, हम अपने मन की बात करेंगे, और बीच में जाके कहीं पर भी आप सेटलमेंट कर लेंगे, कहीं पर आप एडजस्टमेंट करना, कहीं पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कई बार हमारी डीलिंग होती है तो सामने वाले ने जो प्राइस बताया और हमने जो प्राइस बताया, हो सकता है उसमें काफी डिफरेंस हो, तो कुछ थोड़ा बहुत वो एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा बहुत हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहां पे जाके कोई हमारा कंक्लूजन हो जाता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग और कलेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर कुछ मेंबर्स आपके एम्प्लॉय के रहेंगे, कुछ मेंबर्स आपके एम्प्लॉयर के रहेंगे, वो दोनों बैठ के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद अपना एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो यहां पर दोनों पार्टीज जो है वो अपना एक डिसीजन पे आती है, नेगोशिएशन के बाद आपके एक डिसीजन पे आती है, फाइनल डिस्कशन होता है, उस फाइनल डिस्कशन को हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इस चीज को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग हम कह सकते हैं। इसमें पार्टली इवेंचुअली एग्री करती है टू फॉलो द डिसीजन दैट आर टेकन अराइव्ड आफ्टर द डिस्कशन, मतलब दोनों का मिलजुल के जो डिसीजन हुआ है उसको आप भी फॉलो करोगे और मैं भी फॉलो करूंगा। आप ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते तुम्हारे डिसीजन को, या मैं ये नहीं कहता अरे जाओ ना तुम। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वहां पर जो भी डिस्कशन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, उसको आप भी एग्री करेंगे और मैं भी एग्री करूंगा, और उसके बाद जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। राइट, देखिए तो यहां पर कई बार क्या होता है कि जैसे WWE देखिए आपने, ठीक है, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पे एक रेफरी होता है। ठीक है, वो रेफरी क्या करता है, दोनों में समझौता कराता है, बोलता है नहीं नहीं ठीक है ठीक है ओके। तो ऐसे ही कई बार जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉय आपस में लड़ रहे होते हैं। ठीक है, वर्कर्स कुछ कहते हैं, एम्प्लॉयर जो है वो कुछ कहता है। एम्प्लॉयर कहता है कि भैया हमें वर्कर्स बहुत मिलेंगे आपके जैसे, और एम्प्लॉय कहते हैं कि हमें तुम्हारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मिलेगी। ठीक है, हम जा रहे हैं छोड़ के। ठीक है, तो इसमें कई बार बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं, तो इसके बीच में दोनों को बैठाना, उनको ये कहना कि भाई बिना वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है, बिना ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पर दोनों चीजों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, बिना ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और बिना वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वर्कर्स और एम्प्लॉय। ठीक है, और आपके मैनेजमेंट, इनके बीच में आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए। कोऑपरेशन आपका जो है वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, टू रीच एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पीपल एट वर्क। देखो, क्योंकि हम ओबी पढ़ रहे हैं तो हम बाकी क्लासेस की यहां पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं क्लासेस की बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें कई बार हो सकता है राइट को लेके, ड्यूटीज को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, मतलब कई बार चीजें हमारी रह जाती है कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, हम वो चीज करेंगे। तो कई बार उसको लेके हमारे जो वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ क्लैशेस हो जाते हैं। उन क्लैशेस को दूर करने के लिए हमें इन डिस्कशन पे आना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि इन क्लैशेस को हम किस तरीके से दूर करें। तो वही चीज हमारी किस में आ जाती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में आ जाती है। हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बिना कंक्लूजन के, बिना नेगोशिएशन के कोई भी मसला सॉल्व नहीं हो सकता। अब एम्प्लॉयर जो है वो अपनी बात पे फिक्स रहे कि नहीं भैया मैं तो इसमें कोई नेगोशिएशन करूंगा ही नहीं, या फिर आपका जो एम्प्लॉय है वो ये कह दे कि नहीं भैया हम तो इससे नीचे मतलब कोई बात ही नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर दोनों चीजें ऐसे ही रहेंगी तो उनमें कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। तो इसके लिए एक तरीका बनाया जाता है कि ठीक है भाई आप बैठो जरा, और बैठ के दोनों आपस में डिस्कशन करो, और डिस्कशन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको मिलजुल के सॉर्ट आउट कीजिए। तो इसके लिए क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोग को। ठीक है, देखिए तो यहां पर जो चीजें हैं क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जो एम्प्लॉयर से जाके बात करेगा और उनकी प्रॉब्लम बताएगा कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक है, तो एम्ड एट द रीचिंग एग्रीमेंट दैट रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन, वेजेस, और इन चीजों को लेके कई बार हमारे कुछ क्लैशेस होते हैं, हमारे कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। उन लड़ाई झगड़ों को लेके हमें लगता है कि नहीं भैया ये जो चीजें हैं वो ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। एम्प्लॉयर कहता है ऐसे होना चाहिए, एम्प्लॉय कहता है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेके कई बार हमारे कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, वो क्लैशेस हम मिलजुल के सॉल्व करेंगे
और सॉर्ट आउट करने के बाद एक कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या सेट आउट करता है वेज स्केल कि भाई आपका जो वेजेस है वो कितना होना चाहिए, इतना सैलरी आपका रहेगा और इतना वेज स्केल आपका रहेगा। वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट कहते हैं कि वर्किंग आवर्स आपके इस टाइम के रहेंगे, वर्कर्स कहते हैं इतना होना चाहिए। उसके बावजूद भी कई बार मैनेजमेंट जो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोक लेती है। वर्कर्स कहते हैं भाई हमें एक्स्ट्रा टाइम अगर रोकोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी शिफ्ट 9 to 6 की है, ठीक है, तो 6 o'clock के बाद अगर मैं रुकूंगा तो उसका एक्स्ट्रा पे लूंगा। ठीक है, बात भी सही है, लेना भी चाहिए। तो वहां पर मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेरी टाइमिंग 9 to 6 की है तो 9 to 6 में आपको काम करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्स्ट्रा रोकती है तो उसका आपको पे मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम वेजेस। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब मैनेजमेंट ये कह रही है कि भैया आप करो काम, कैसे करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन खर्चा नहीं करना चाह रही है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया जो काम नहीं आता है, अगर आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें कई बार इसको लेके जो वो कंडीशन को लेके कई बार हमारे कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ क्लैशेज हो जाते हैं, तो वही क्लैशेज हमारे इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपका हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कई बार चीज़ें आ जाती है कि भाई सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, आपका सेफ्टी मेजर्स हैं आपके, और आपकी हेल्थ को लेके कुछ प्रिकॉशंस हैं दैट यू नीड टू कैरी व्हाइल यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, राइट। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ओवर टाइम वेजेस पे कई बार हो जाता है कि नहीं भैया हम इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक के आपका इतना वेजेस रहेगा, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक का आपका इतना वेजेस रहेगा, तो ये चीज़ आपकी रहती है। इसके साथ साथ आपका ग्रेवियंस मैकेनिज्म आपका कैसा रहेगा। ग्रेवियंस मतलब कई बार होता है कि आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ क्लैशेज हो जाते हैं, आपके ग्रेवियंसेज आपके हो गए, अब उस ग्रेवियंसेज को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका राइट टू पार्टिसिपेट इन द वर्क प्लेस और कंपनी अफेयर। कई बार वर्कर्स ये कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो हमें सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए और हमें पहले बताए, हमें कम्युनिकेट करे, हमारे साथ डिस्कशन करे, तब मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट आके बोल दिया कि भैया कल से आपका ये रूल हो गया या ऐसा नहीं करना है, आपको ये चीज़ करनी है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वर्कर्स के साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको पहले आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, और उसको बाद फिर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे कई बार जो है वो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हमारी आ जाती हैं, नेगोशिएशन हमारा रहता है, मैनेजमेंट ये कहते हैं इतना होना चाहिए, वर्कर्स ये कहते हैं इतना होना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके जो हमारे लड़ाई झगड़े रहते हैं, जो क्लैशेज रहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना और सॉर्ट आउट करने के बाद एक डिसीजन पे पहुंचना, दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दो तीन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन रिपोर्टिंग एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आपके क्या रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बैठेंगे और दोनों की प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद किस तरीके के रिलेशनशिप रहते हैं, ये यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग रहती है। ठीक है, उसके बाद फिलिपो ने एक डेफिनेशन दी है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेबर को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन, इसमें हो सकता है कि कोई आपका पर्सन हो या कोई ट्रेड यूनियन वगैरह हो, तो इसको लेके भी कई बार चीज़ें आपकी हो जाती हैं कि भाई आप सामने बैठ के पर्सन से जो बात करेंगे, और ऐसे ही आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन आपके रहेंगे। पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उठ के नहीं जाएगी, कुछ रिप्रेजेंटेटिव आपके रहेंगे जो कंपनी के बिहाफ पे आपसे बात करेंगे। ठीक है, मीट एंड अटेम्प्ट टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द नेचर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर यूनियन रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका कोई जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है, उसको बैठ के आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपके जो रिलेशन है वो आपके और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसमें ये चीजें हैं, अगर आप अपने मन में मन मुटाव लेके बैठे रहोगे, हम ये सोचे ऐसा होगा, सामने वाला सोच रहा है ऐसा होगा, ना हम उसको बता रहे हैं ना वो हमें बता रहा है, तो ऐसे आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, ऐसे तो आप उलझनों में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो उलझनों से निकलने का यही एक तरीका है, आप अपने मन के भेद खोलिए, सामने वाले को अंडरस्टैंड कीजिए और एक बीच का रास्ता निकालिए और अपनी जिंदगी को आसान तरीके से जिए। ठीक है, तो essence of collective bargaining is bargaining between interested party and net from the
आउटसाइडर पार्टी। ठीक है, मतलब आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो क्या करें, आप बार्गेनिंग करें, ठीक है, और कोई बाहर वाले बंदे के साथ में हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, मेरा और आपका लड़ाई झगड़ा है, हम दोनों आपस में बैठेंगे और बैठ के बाद फिर हम जो आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेंगे। दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ये चीज अंडरस्टैंड हो गई, वेरी गुड। चलिए, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या चीजें हमारी आती हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो समझ आ गया होगा आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, आ गया, वेरी गुड। देखिए, यहां पर कुछ नेगोशिएशन रहेगा, ये मैंने आपको बताया ही कि अभी आपका दोनों पार्टीज बैठेंगी और बैठ के कुछ नेगोशिएशन करेंगे, कुछ मतलब एडजस्टमेंट करेंगी। अब हम दोनों अगर अपनी अपनी बात पे अडिग रहे हैं कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो यही चाहते हैं और यही हमारी मांगे हैं और यही हमें चाहिए, यस और नो। सामने वाला भी कह दे कि भैया हमें यही चाहिए, यही हमें करना है, इतना तो इतना, तो ठीक है भाई। आपको जब आपको लग रहा है कि भाई अगर आप अपने अपने मुद्दे पे सॉल्व मतलब बैठे रहने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बैठो आराम से, क्या दिक्कत है। आप भी अपने उस पे फिक्स रहो, टर्म्स एंड कंडीशन में, मैं भी फिक्स रहता हूँ, देखना कब तक सॉल्व होती है। लेकिन मैनेजमेंट को ये लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है क्योंकि उससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आपका जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं चाहती है कि इस तरीके के लड़ाई झगड़े, इस तरीके की क्लैशेस आपके हों। तो बेटर है आप उनको पहले से ही जो वो रिजॉल्व कर लो उनको, ताकि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो आप लोगों के सामने तो उससे पहले ही आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग किस चीज़ की, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाएंगी, कुछ बोला जाएगा, कुछ भैया आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए, ये एम्प्लॉय रख रहा है, ये आपका जो वो एम्प्लॉयर रख रहा है, ठीक है भाई आप इसमें चीज़ों को करो, ये चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारी मुद्दे की बात है। तो वहाँ पे आपकी ड्राफ्टिंग होगी। इसके साथ साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, आप एम्प्लॉयर अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा, एम्प्लॉय अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा, मतलब हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम आपका रहे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के, नहीं पहले तो हमारी ये तय हुई थी, कहाँ तय हुई थी, लाओ दिखाओ। सामने वाला कह रहा है कि भाई हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, तो जो बात हुई है उस पर आप डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और उस पर देखिए कि क्या क्या आपका मुद्दा है। ठीक है, जो भी आपका मसला है उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन विद द ओपन माइंडेड। देखो कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कर्स के बिहाफ पे ट्रेड यूनियन बात करती है। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कई बार वर्कर्स जो है कोई ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर देते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं जहां से उनको स्ट्रेंथ मिलती है और उसके बिहाफ पे वो बात करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि अकेले पर्सन रहेंगे या दो चार चार छह लोग रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि हम इसको दबा लें। ठीक है, चार छह लोग रहेंगे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं जो उनके बिहाफ पे बात करेगी उनसे, ताकि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। अब कई बार क्या होता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो बहुत ओपन माइंडेड आपकी रहनी चाहिए, मतलब ठीक है भाई जैसी सर्कमस्टांसेस हैं, आप एक तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोच सकते, आप ऑर्गेनाइजेशन को भी सोचिए, आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, आप जो है वो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। तो ऐसा आप जो है बीच का कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन ट्रेड यूनियन विद ओपन माइंडेड। ठीक है, तो ये चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। अगर मैं फीचर्स की बात करूं ट्रेड यूनियन के, और सॉरी ट्रेड यूनियन नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, ग्रुप एक्टिविटी रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपका भी मतलब एक दोनों पर्सन्स के ग्रुप रहेंगे और ग्रुप में बैठ के बात होगी। ठीक है, तो ये ग्रुप एक्टिविटी रहेगी, अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो। ठीक है, एम्प्लॉयर भी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है और एम्प्लॉय भी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो ये आपका जो है वो चलता रहेगा। ठीक है भाई, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये सब चीजें हमारी चलती रहेंगी। बाई पार्टी एक्टिविटीज होती है, बाई पार्टी मतलब दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके एम्प्लॉयर की, एक आपके एम्प्लॉय की। ठीक है, दोनों बैठ के आपकी डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वही चीज मैंने आपको बताई, बाई पार्टी प्रोसेस रहता है। अगर एक पार्टी जो वो डिसीजन नहीं ले सकते अपने बिहाफ पे, दोनों पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, साइमल्टेनियसली यूज करे जाएंगे।
तो इसमें जो है वो दोनों पार्टीज की आप सुनोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वर्कर्स की सुनी और उसके भी पे आपने डिसीजन दे दिया, या आपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना और उसके भी पे आपने डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। तो वहां पर जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब यहां पर क्या है? वॉलंटरी का मतलब यहां पर है कि अपनी इच्छा से चीजें करते हैं। मैनेजमेंट को भी लगता है कि चलो ठीक है भाई, बीच का कोई रास्ता निकल जाए, और एम्प्लॉय भी सोचते हैं, एम्प्लॉयर भी आपका सोचता है कि भाई बीच का कोई रास्ता निकल जाए। तो हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि भाई ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो। एम्प्लॉय भी नहीं चाहता, एम्प्लॉयर भी नहीं चाहता, तो बैठ के आपका वॉलंटरी हम खुद चाहते हैं, तभी आपका नेगोशिएशन होगा। हम चाहते ही नहीं है चलो ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन। जो मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो नेगोशिएशन पे बेस्ड होती है कि आप कितना नेगोशिएट करते हैं, क्या चीज़ें आप करते हैं। आपने नेगोशिएशन किया ही नहीं, या सामने वाले ने नेगोशिएट किया ही नहीं, उसने बोल दिया भाई फिक्स प्राइस है, लेना लो, नहीं लेना मत लो। आपको ज़रूरत होगी आप काम करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी मना कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सामने वाले में मतलब ऐसे ही आप भी कह सकते हो भैया हमारी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स है, अगर आपको काम करना है करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो ओके, आप किसी और को देख लीजिए। तो वहां पर आपका जो चीज़ें इसमें रहती हैं। फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब होता है दोनों मिलजुल के, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पत्थर की लकीर नहीं है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आप करोगे तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है डायनेमिक दैट कीप ऑन चेंजिंग। मतलब ये चीजें आपकी चेंजिंग होती हैं। चेंजिंग क्यों होती है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार हमारे जो क्लैशेज हुए हैं, लड़ाई झगड़े जो हुए हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हुए। हो सकता है कि अगली बार जो हमारे लड़ाई झगड़े हों वो किसी अलग टॉपिक को लेके हों। तो इसलिए ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो वही चीज हमारी इसमें आ जाती है और उसके हिसाब से हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई किस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब आप किसी एक पार्टी के बेनिफिट के बारे में आप नहीं सोच सकते, आपको दोनों पार्टीज के बेनिफिट के बारे में आपको सोचना है, तब जाके आपको कोई डिसीजन अपना लेना है। नेक्स्ट आता है बिल्ड एंड इम्प्रूव द रिलेशनशिप। मतलब यहां पर आपका क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, आप सामने वाले की बात को भी सुन रहे हैं और आप अपनी बात को भी कह रहे हैं, तो दोनों की बात को जब आप बात करेंगे, आपस में डिस्कशन होगा, डिस्कशन से आपका जो मुद्दे हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं और आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें भी ये लगेगा सामने वाले ने हमारी बात मानी है, सामने वाले को भी लगेगा चलो कुछ तो नेगोशिएट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें रहती हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपका रहता है, आप दोनों पार्टीज अपने अपने पक्ष जो वो रख सकती है। आपको जो अपने पक्ष में कहना है आप कह सकते हैं, सामने वाली पार्टीज को जो अपने पक्ष में कहना है वो सामने वाली पार्टी कहेगी। तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको? वेरी गुड। चलिए, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो चीज हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखिए, इंप्लॉय के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी? कलेक्टिव बार्गेनिंग डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहां पर एम्प्लॉय को ये लगेगा कि हाँ भाई मतलब हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमारी बची, और हम लोगों ने कुछ नेगोशिएट किया और कुछ हमारी बात जो वो मानी गई, सुनी गई, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, हाँ भाई हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आता है, और वर्कर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या चीजें आपको बतानी चाहिए, ठीक है। इससे आपकी स्ट्रेंथ आती है वर्कफोर्स में, एंड इंक्रीजिंग देयर बार्गेनिंग कैपेसिटी एज अ ग्रुप। देखो, आप अकेले रहोगे तो कोई आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन ग्रुप में रहोगे अच्छी बार्गेनिंग कर पाओगे। अच्छी का इन द सेंस ये नहीं कि रोज मतलब आप वर्कर उनके आगे खड़े रहो, ठीक है। जो आपकी जायज बात है उसके बारे में आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है भाई, आप वर्कर्स की आप बात सुन रहे हैं तो वर्कर्स को भी मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है। वर्कर्स भी सुन लेंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी बात मान ली है तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन की बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इट रिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ्रीडम फॉर आर्बिट्रेटरी एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय।
मतलब आप जो है ये नहीं कह सकते हो कि मतलब मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी, ऐसा नहीं होता। ये फ्रीडम जो वो आप मैनेजमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कुछ फ्रीडम आपकी जो वो एम्प्लॉय के हाथ में भी आ जाती है। ठीक है भाई, आपको जो बात कहनी है वो आप अपनी बात को कह सकते हैं, सामने वाला जो कहेगा वो अपनी बात को कहेगा। ठीक है भाई, दोनों का जो है वो आपस में बैठाया जाएगा, जो भी सॉर्ट आउट होता है वो आप सॉर्ट आउट करोगे, डिस्कशन करोगे कि भाई क्या डिस्कशन हमारा रहता है। ठीक है, इसमें हमारा यूनिलेटरल एक्शन बाय द एम्प्लॉयर आर ऑल्सो डिस्करेज। मतलब एक मैनेजमेंट ही डिसीजन ले लेगी, भैया हम तो यही करेंगे, आपको जो करना है वो करिए, वो सिस्टम आपका यहाँ पर खत्म हो जाए, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग रहेगी। आप दोनों पर्सन जो वो मिलके बैठ के बातचीत कर सकते हो, सॉल्यूशन आप जो वो अपना निकाल सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्कशन आपका है तो वो आप यहाँ पे बैठ के जो वो अपना डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपनी बात कीजिए, सामने वाला अपनी बात करेगा और बात करने के बाद अपना डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी बात को कह सकते हैं, कोई एक पार्टी जो वो अपना अपने बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकती है। एम्प्लॉयर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, एम्प्लॉयर के लिए क्यों जरूरी होता है, वो भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, इट बिकम इजियर फॉर द मैनेजमेंट टू रिजॉल्व द इशू एट द बार्गेनिंग लेवल रेदर देन टेकिंग अप कंप्लेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स। मतलब देखो, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आप वर्कर्स की जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जाके आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप मतलब एक की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आ जाएगा, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद कोई तीसरा आ जाएगा, हमारी भी ये प्रॉब्लम है। अरे सबकी एक जैसी प्रॉब्लम है तो सब एक जो है एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप के बेसिस पे आप सॉर्ट आउट कीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचेगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग की रहेगी। बजाय इसके कि एक एक बंदे को समझाया जाए, तो वो आप इकट्ठे आप ग्रुप बनाइए, सब वर्कर्स की एक जैसी प्रॉब्लम है, सबके साथ ये डिसीजन आपका लागू होगा। ठीक है, इससे क्या है, एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी रहेगी इंप्लॉयज के बीच में, एंड देयर बाय टेंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लेबर टर्नओवर टू मैनेजमेंट। देखो कई बार क्या होता है, ठीक है भाई आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपसे सुनी जा रही है, समझी जा रही है, और प्रॉब्लम को सुनने के बाद मतलब आपकी जो है उनको, क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया, समझ लिया गया, और समझने के बाद आपको कोई ऐसी चीज मतलब दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है, तो आप जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मोरल बढ़ेगा, और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी आपका बढ़ेगा। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ये रहेगा कि भैया आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपका रहता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन आपका इंक्रीज हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। एंड इसके साथ साथ मतलब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप इंडिविजुअल डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट की सेटलमेंट में कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। ठीक है, बिना कलेक्टिव बार्गेनिंग के आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग को हमें यूज़ करना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट है, दोनों पार्टीज को आप बैठाओ, आमने सामने डिस्कशन करवाओ, डिस्कशन करने के बाद अपने अपने बारे में बताएंगे, सामने वाली पार्टीज के बारे में बताएंगे, और जो भी डिस्कशन आता है आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स की। कितने टाइप्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। अब मान लो भाई एक सिबलिंग है, वो आपस में लड़ गए। अब पेरेंट्स को बुलाया गया, बोला गया कि भैया बैठ के बताओ, वो बोलेगा उसकी गलती है, वो बोलेगा उसकी गलती है, वो बोलेगा उसकी गलती है। आपके पेरेंट्स बोलेंगे चुप, शांत हो जाओ एकदम, पहले तू बोल। फिर ठीक है, तो उसको बोलने का मौका दिया जाएगा, हो गया तेरा, अब तू शांत बैठ, तू बोला। ठीक है, तो वो सामने वाले पार्टी जो वो अपने बारे में बताएगी, फिर उसके बाद दोनों की दलीलें सुनने के बाद, दोनों के मुद्दे की बात सुनने के बाद फिर आपका कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्या बोला जाए, क्या चीज करी जाए, तो वो बहुत मैटर रखता है। ठीक है, आपने एक तरफा होकर डिसीजन दिया है, बीच का रास्ता निकाला है, दोनों के हक की बात करी है, या दोनों से अलग बात करी है, तो वो चीज आपकी इसमें आ जाती है। तो ये होती है हमारी चार तरीके की। कितने तरीके की होती है, चार तरीके की। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी, और आपकी कंपोजिट। ये चार तरीके की चीज होती है। इसमें से क्वेश्चन आपका 110% आपका क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछता है या सिंगल चीज के बारे में पूछ लेगा कि ये चीज क्या होती है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है, या प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होती है, कंपोजिट बार्गेनिंग आपकी क्या होती है। तो इसमें से कई बार आपका क्वेश्चन
आता ही आता है। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ये टर्म्स आपके पूछता है, कई बार आपकी मैचिंग भी पूछ लेता है, फिर आप देखते हो कि भाई ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया, तो वो कई बार वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। देखिए, तो यहां पर होती हैं हमारी 4 चीजें, कौन कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जिसको हम कंजक्टिव बार्गेनिंग भी कह देते हैं। तो इसमें भी आपको ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग और आपकी कंपोजिट बार्गेनिंग, ठीक है। ये 4 तरीके की बार्गेनिंग होती है। अब ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वेयर बोथ पार्टीज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेन, मतलब दोनों पार्टीज को गेन करवाने की आप कोशिश करते हो, मतलब कोशिश करते हो कि दोनों पार्टीज आपकी जीतें, ठीक है। इसमें किसी का भी नुकसान आपका नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हम आप लोग के लिए कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग के लिए बेनिफिट के बारे में हो सकता है, इसमें एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट है और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग यहां पर ऐसे लेवल की बात करेंगे जो दोनों के फायदे की बात करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव, वेयर बोथ पार्टीज यील्ड ग्राउंड टू द अनदर टू गेट अहेड एंड रिजॉल्व द नॉटी इशू, ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है वो मिलके वो कर रही हैं, ठीक है, एक ग्राउंड लेवल पे जाती हैं और उसको जो है इशू को ही खत्म कर देती हैं। दोनों ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और ग्राउंड लेवल पे जाके इशू ही खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीजें हैं ये, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग का मतलब है जहां पर आपके वेजेस और उसके बेनिफिट के बारे में बात हो रही है और उनको लिंक कर दिया जाता है प्रोडक्टिविटी से। हायर द वर्कर, हायर द वेजेस, हायर द प्रोडक्टिविटी। आप वर्कर्स की जो वेजेस है उसको आप बढ़ा दो, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। ये कंडीशन रखोगे, ठीक है भाई, हम वो बढ़ा देंगे लेकिन आपको इतनी देर इतनी यूनिट आपको बनानी पड़ेंगे, ठीक है, ओके। आप ओके करते हो तो हम भी ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम तो वेजेस बढ़ा दें, आप अपनी स्पीड की काम उतना ही उतना रखोगे, ऐसा थोड़ी होता है। या वर्कर से आप बोल रहे हो कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, वेजेस आप बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वहां पे आपको दोनों की बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग के बारे में बात होती है कि ठीक है भाई, आप वर्कर मतलब जो वेजेस है उनको प्रोडक्टिविटी से आप कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद तक कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है नॉट ओनली फॉर द वेजेस बट गोज अ स्टेप फर्दर फॉर द डिमांड इक्वालिटी इन द मैटर। देखो यहां पर क्या होता है कि वेजेस के लिए तो हम ठीक है भाई लड़ रहे हैं, अब हमारी मांगे और भी हैं। क्या मांगे हैं? हमें इक्वालिटी करी जाए, वर्कर्स जितने भी हैं अलग अलग वेजेस नहीं होनी चाहिए, हम सबकी इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं एक को तो आप बहुत ज़्यादा वेजेस पे कर रहे हैं, एक को आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी आपकी होनी चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे आप कोई क्रिटिसाइज नहीं करोगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट में, प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, प्रॉपर आपका जो है सुपरविजन आपका होना चाहिए, हमें ये चीज़ें भी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग। वेजेस का इशू तो हमारे साथ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में और भी हमारे इशू हैं, वो भी आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। अब वो कैसे सॉर्ट आउट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो डिसीजन आप कैसे लेते हो ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग में हमारा क्या रहेगा, इसमें जो है सबसे पहले हमारा आता है कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है। इसमें जो चीजें हैं वो क्या रहती हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार्गेनिंग जिसमें हमारा जीरो सम नेगोशिएशन आपका रहता है, ठीक है। जीरो सम नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, इन द अनदर वर्ड वन साइड विन एंड अनदर लॉस, ठीक है। इसमें क्या आपका रहेगा कि जैसे मान लो एक को 1 रुपए का फायदा होगा तो दूसरे को 1 रुपए का नुकसान होगा, दोनों को आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, जीरो। एक को फायदा हो रहा है, एक को आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो चीजें हैं वो आपकी क्या रहेंगे, इसको जीरो सम नेगोशिएशन भी कह देते हैं, ठीक है। बोथ पार्टीज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेन। इसमें जो एक पार्टी है उसको मतलब आप ये नहीं कह सकते एक को, ठीक है भाई कुछ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ मतलब जो है, लेकिन इसमें दोनों का ही फायदा है, ठीक है, दोनों का ही एडजस्टमेंट है आपकी, दोनों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन आपको मिलेगा। कोशिश किया जाएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गेन दोनों पार्टीज को आपको दिया जाए, लेकिन इसमें जीरो सम नेगोशिएशन आपका रहेगा, एक को थोड़ा बहुत फायदा रहेगा तो दूसरे को आपको नुकसान रहेगा। कोशिश करेंगे कि भाई दोनों को मैक्सिमाइज किया जाए, ठीक है। दे ट्राई टू सेटल इकोनॉमिक इश्यूज सच एज वेजेस, बेनिफिट, बोनस, और इन सब चीज़ों को आप इशू करते हैं, सेटल करते हैं, और वो सेटलमेंट आपकी जो किस में आ जाएगी,
कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में आ जाती है। ठीक है, और इसमें हमारा जैसे यूनियन नेगोशिएशन फॉर द मैक्सिमम वेजेस एंड द मैनेजमेंट वांट टू यील्ड एट द लिटिल पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ों को यूनियन चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले और मैनेजमेंट चाहती है कम से कम वेजेस दिए जाएं। तो ठीक है भाई, जितना आप चाहते हैं उतना तो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत एक पार्टी उसको बोल दिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वर्कर्स चाहते हैं हमें वेजेस जो वो 150 के हिसाब से मिले और मैनेजमेंट चाहती है कि भाई हम इनको 100 रुपीज़ के हिसाब से दें। अब इनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, देखो 150 तो हम नहीं दे पाएंगे और 100 से भी काम नहीं चलेगा। तो ठीक है भैया, आप जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, आप जो है 120 पे सेटलमेंट कर लीजिए। इसमें इनका भी फायदा है और इनका भी मतलब फायदा है। ठीक है, तो दोनों मिलजुल के डिसीजन लेंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बीच का रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव। कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव का मतलब होता है बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सिट टुगेदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड रीच टू अ एमिकेबल सॉल्यूशन। एमिकेबल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाते हैं और वो सॉल्यूशन दोनों पार्टीज क्या करेंगे, उसको मान्य करेंगे, मतलब देखेंगे कि मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको अपना सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा कि जो भी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, अब जैसे मान लो भाई ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोविड आ गया, अब हमारी भी प्रॉब्लम है और आपकी भी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास कोई जॉब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास काम नहीं है। भाई हमें दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम उतनी सैलरी तो हम आपको नहीं दे पाएंगे जितना हम पहले देते थे। ठीक है भाई, आपको भी मतलब जो है काम से नहीं हटाया जाएगा, आपके वेजेस बेशक चाहे थोड़ी सी कम कर दी जाएंगे, लेकिन आपको जो काम आपका चलता रहेगा। हम एकदम से बोल देंगे भैया कल से आप काम पे मत आना, तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे। वेजेस ठीक है भाई, जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा देंगे, कम आज कम है, आज क्राइसिस चल रहे हैं हमारे पास, तो हम कम में भी सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, आप भी थोड़ा सा सेटलमेंट कीजिए, हम भी थोड़ा सेटलमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो कब ठीक है भाई, कई बार हमारी चीज़ें बियॉन्ड द कंट्रोल है। ठीक है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके चीज़ें हम जो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है भाई, मॉडर्नाइजेशन हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, नई टेक्निक्स मार्केट में आ रही है तो आपको जो वो आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा और हमारी भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ें यहाँ पर बैठ के डिस्कस करी जाएंगी। देखिए, नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर जो वर्कर्स और इससे हम बताते हैं कि भाई हम आपका बोनस और ये चीज़ें बढ़ा देंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। मतलब आप बेनिफिट को, वेजेस को, इन सब चीज़ों को आप प्रोडक्टिविटी से लिंक कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस क्या रहेगा डिस्कशन करने का। कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस हमारा क्या रहता है, इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद बैठ के डिस्कशन होगा, प्रपोज करोगे और बार्गेन करोगे, फिर उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा। आप अपने अपने लेवल पे पहले आप प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, आप अपने मुद्दे की बात कर रहे हो, सामने वाला अपने मुद्दे की बात कर रहा है। ठीक है, आपकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, आपने अपने देख लिया कि हाँ भाई अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, सामने वाला होगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आने के बाद प्रिपरेशन आपका हो गया, अपने अपने लेवल पर आपने जो वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपका क्या रहेगा, आप आपस में बैठ के डिस्कस करोगे, आप बताओगे कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, सामने वाला भी आपको बताएगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद उसमें आता है प्रपोज। अब ठीक है भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं, बता दिया आपने। ठीक है, एंड डिस्कशन क्या है, वो कहते हैं इतना, सामने वाला कह रहा है इतना, तो ठीक है भाई उस पर आपकी मांगे क्या है, आप क्या चाहते हो आप बताइए, सामने वाले की मांगे क्या है, सामने वाला बताएगा। अब डिस्कशन बताइए क्या डिस्कशन रहेगा, तो आप प्रपोज करोगे। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई इतना और इतना, फिर उसके बीच में बार्गेनिंग होगी कि भाई हम इतना नहीं दे पाएंगे और कितना आप दे सकते हैं, इतना। ठीक है, अब जैसे कई बार एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाती है, कई बार इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाती है, आपने बताई लेट्स से 35K, तो वो बोलेगा भाई हम 35K नहीं दे सकते, हम आपको 20K दे सकते। एग्री करते हो, यस और नो। अब आपने बताई ही 20 है, तो उसमें कोई सामने वाला पर्सन क्या करेगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत सोच समझ के डिसीजन देना चाहिए आपका। ठीक है,
अब इसमें आपका बार्गेनिंग हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कह रही है 20 के देंगे, अब आप जो 35 के मांग रहे हो, ठीक है भाई, दोनों का बीच का सेटलमेंट हो गया 25 के या 28 के में आपका सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाएगी, बार्गेन कर लिया आपने और फिर उसके बाद आपका सेटलमेंट हो गया। तो ये चीज़ें मतलब आपके इसमें आ जाती हैं। उसके हिसाब से सबसे पहले आपने क्या करा, प्रिपरेशन करी अपने अपने लेवल पे, प्रिपरेशन करने के बाद डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद प्रपोज किया आपने, बताया सामने वाले को, और फिर उसके बाद बार्गेन हुआ आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट आता है आपका, इसमें ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। प्रिपरेशन आपका क्या होता है कि इसमें दोनों पार्टीज जो अपने अपने आप को मेंबर्स को प्रिपेयर करती हैं, बताती है अपने अपने बारे में कि ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। डिस्कस मतलब जो है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं। सेटलमेंट आपका हो गया। टू गेट द डिस्प्यूट सेटल द मैनेजमेंट मस्ट फॉलो दिस स्टेप बाय द सिस्टमेटिकली एंड गिव इक्वल चांस टू वर्कर्स टू स्पीक आउट देयर माइंड। मतलब अगर आपको बेटर सेटलमेंट अगर आपको करनी है तो दोनों पार्टीज के बीच में आपको जो क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें हमारी हैं और ये मुद्दा हमारा है और इस मुद्दे पे बैठ के हमें बात करनी है। दोनों को आप चांस दो, ठीक है, और चांस देके मतलब आप देखो कि लोग कितना दिमाग चलाते हैं और कहाँ तक की वो सोच रहे हैं। तो वही चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाएंगी और उसके हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब होता है, ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका खत्म हो गया है, अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए मैनेजमेंट में। कलेक्टिव बार्गेनिंग में हमने देखा उन्होंने एक नई डिमांड अपनी क्रिएट कर दी। क्या डिमांड क्रिएट कर दी कि भैया हमें जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है। अब क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अब कई बार क्या होता है कि वर्कर्स के साथ में हम एक हेल्दी रिलेशन बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके बीच में हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनके साथ में डिस्कशन करनी पड़ेगी, उनके सामने वालों की सुननी पड़ेगी। जब आप सामने वालों को सुनोगे तभी लोग आपकी सुनेंगे, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, सामने वाले की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, सामने वाला तुम्हारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओबी में। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की वर्कर्स को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए मैनेजमेंट में, या मैनेजमेंट को क्या फायदे होते हैं जब वर्कर्स आपके डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही चीज हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब यहां पर क्या है, बहुत क्लियर मतलब है। क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज अ सिस्टम वेयर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन टेकिंग। आप एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और डिसीजन उसके हिसाब से आप ले रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपने वर्कर्स को बताया कि भैया ये चीजें हैं, अब आप बताओ मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। वर्कर्स ने अंडरस्टैंड किया उसको और अंडरस्टैंड करने के बाद बताया कि भाई आपको इस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए या ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सामने वाले को कंसीडर कर रहे हो। वर्कर्स ये नहीं कह सकते भैया हमें तो आपने पहले बताया नहीं था, आप हमें पहले बताते तो ऐसा हो जाता, आपने ऑल ऑफ अ सडन बताया है इसलिए ये काम नहीं हुआ। ठीक है भैया, आपको पहले बता देते, पहले डिस्कशन कर लेते हैं, पहले इन मुद्दों पे बात कर लेते हैं हम, ठीक है, कि भाई ये चीजें रहेंगे, फिर आप बताना क्या आगे करना है, फिर हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो आपके घर वाले आपके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की आपके लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब घर वाले एकदम से ही ऑल ऑफ अ सडन आपको बता दे कि ले बेटा ये लड़की है या ये लड़का है, आप इससे आपको शादी करनी है, तो आप एकदम से भड़क जाओगे, क्या पापा ये है वो है फलाना है धकड़ा है, मेरी मर्जी है, ये चीज़ है वो चीज़ है, ठीक है भाई, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, आप आपस में बैठो और बैठने के बाद पेरेंट्स के मन की बात सुनो कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, और पेरेंट्स आपकी बात सुने
कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है या किस टाइप का लड़का पसंद है, उसके बाद आगे बात चलाई जाए, बजाय इसके कि एकदम से जाके आपको धप्पा बोल दिया जाए कि लो बेटा आओ। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर। अब हो सकता है कि भाई आप प्लान कर रहे हैं लव मैरिज का, आपके पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं अरेंज मैरिज का, भाई वाह, हम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब ऐसे में हम दोनों एक नहीं हो सकते, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। या तो भाई आप सामने वाले आपको धप्पा बोले, इससे पहले आप उनको धप्पा कर दो, आप उनको बोल दो कि भैया मैं तो लव मैरिज ही करूंगा, या उनको बोल दो कि भैया हम तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। ओपन माइंडेड होने में कोई दिक्कत नहीं है, बजाय इसके कि बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है, देखिए, तो यहां पर कई बार क्या होता है कि अब देखो वर्कर्स पार्टिसिपेशन अलग अलग तरीके का होता है। अलग अलग मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनसे डायरेक्टली मतलब चीजें करें, आप उनमें कई सारी चीजों में आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं, देखिए, सजेशन स्कीम, आप वर्कर से पूछिए कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। सजेशन स्कीम एक सजेशन बॉक्स होता है। ठीक है, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को जो है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप अपनी सजेशंस को लिख के डाल सकते हैं। कोई कंप्लेंट बॉक्स आपका है, ठीक है, तो उस पर आप लिख के डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्क काउंसिल आपकी होती है, वहां पर जाके आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम उनको जाके बताएंगे, या जो वर्क काउंसिल है वो आपके बिहाफ पे आपके बारे में बात करेगी, क्योंकि वर्कर्स को भी तो प्रॉब्लम बताने वाला कोई चाहिए। वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम किसको बताएंगे, तो कोई ना कोई तो उनको चाहिए, तो वो इसको जाके बता सकते हैं। ऐसी आपकी वर्कर्स कमेटी होती है जो वर्कर्स के बिहाफ पे काम करेगी, आप उनको सेटल कर सकते हैं ताकि वर्कर्स की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जा सके। उसके बाद है ज्वाइंट मैनेजमेंट एंड काउंसिल एंड कमेटी, दोनों मिलके डिसीजन ले रहे हैं, दोनों मिलके मतलब आप मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं और कुछ लोग आपकी वर्क कमेटी के हैं, फिर उसके बाद मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। इससे क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड किया जा रहा है। अब जब मान लो कमेटी कोई डिसीजन ले रही है, कमेटी ने कोई डिसीजन लिया तो उनने सोच समझ के ही डिसीजन लिया है, तो उसके बाद मतलब आप जो चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कमेटी की बात को वर्कर्स मानते हैं, कमेटी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा, क्योंकि वर्कर्स कमेटी जो है वो कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं देगी जिससे वर्कर्स को कोई नुकसान हो, तो इसलिए इस पे जो है वो ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइंट डिसीजन मॉडल। ज्वाइंट डिसीजन मॉडल का मतलब दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, तो वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, मतलब जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके बैठेंगे तो वहां पे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक बोर्ड बना दिया आपको, वहां पर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाला भी आपका चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका को पार्टनरशिप। कई बार आपको क्या होता है कि पार्टनर बना दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और हम आपको इतना शेयर प्रॉफिट का हम आपको देंगे। तो ठीक है, को पार्टनरशिप आप उनको बना सकते हैं। क्वालिटी सर्कल पे आप काम कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी को इंप्रूवमेंट आप कीजिए। टीक्यूएम पे आप काम कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इस पे भी हम लोग कई बार जो वो काम कर सकते हैं। तो कई बार हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टीक्यूएम का सहारा में लेना पड़ता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब आप एंटायर क्वालिटी को आप अपनी मेंटेन करिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस की हो, चाहे वो फिनिश गुड की हो, एंटायर प्रोसेस, एंटायर सिस्टम की क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है। अप टू द स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है उनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब हमें जरूरत क्या होती है वर्कर्स पार्टिसिपेशन की मैनेजमेंट में, मतलब क्या जरूरत होती है, क्यों हमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए, जिसकी वजह से हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, जब आप दोनों पर्सन जो है बैठ के आप बात करेंगे, आप वर्कर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई एकदम से सामने वाले को हम बताएंगे तो सामने वाले की फीलिंग्स हो सकता है हर्ट हो, सामने वाले को समझ ना आए या सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इसको लेके हमें थोड़ा सा रहता है कि भाई अगर हम एकदम से इनको बोलेंगे तो वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, तो कई बार ये चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें जो क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाले को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपके। ठीक है भाई, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप भी उनको कंसीडर कर रहे हैं, वो भी आपको कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, मोरल आपका बूस्ट होगा।
ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो एथिकल चीज़ें हैं वो भी आपकी इंप्रूव होंगी, कम्युनिकेशन आपके बेटर होंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और एब्सेंटिज्म आपकी कम होगी। ठीक है। वर्कर्स कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचाया जाए। ठीक है। बेटर एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रोथ ऑफ दी वर्कर, वर्कर्स की आपकी ग्रोथ होगी। कैसे ग्रोथ होगी? क्योंकि वर्कर्स को कंसीडर किया जा रहा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात आपकी नहीं रहेगी। बाद में उनको समझ आया नहीं आया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। अब कई बार मैनेजमेंट ये सोचते हैं भाई हमारा काम था बताने का, हमने बता दिया, अब आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना, हमें ये काम चाहिए मतलब चाहिए। अब आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। लेस रेसिस्टेंट टू चेंज, अगर आप एकदम से ही किसी को बता दोगे कि भैया चेंज करना है तो वो चेंज, आप एकदम से ही चेंज करने को बोलोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन आप पहले से उनको कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर करने के बाद उनको चेंज करने के लिए कह रहे हो, तो वो आपका कर लेंगे, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। रेसिस्टेंस मतलब रुकावटें, चेंज करने में कई बार हमारी दिक्कत आती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है ना, तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में क्या क्या चीज़ें आपकी चेंज होंगी, तो कई बार लोग मतलब जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो लोग रुकावटें भी पैदा करते हैं कई बार। ठीक है। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, अब ठीक है भाई कई बार आप वर्कर्स को कंसीडर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे बेटर आइडिया और बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है वो वर्कर्स के पास हो। कई बार हमारी प्रॉब्लम ऐसी अटक जाती है, हम सोच ही नहीं पाते कोई सॉल्यूशन, और सामने वाला पर्सन हमें कोई सजेस्ट कर जाता है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो कई बार हमें सामने वाले को भी कंसीडर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि हमसे बेटर सॉल्यूशन उसके पास हो, ये चीज़ें भी हमारी इसमें हो सकती हैं। ठीक है। चलिए, अगर हमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में चाहिए तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो ये देखिए, इसमें आपका कॉर्पोरेट लेवल कमेटी होती है आपकी, इसमें आपका वर्कर्स डायरेक्टर होता है, एक जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती है। ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल के एक बड़े लेवल की बात हो जाती है। एक होता है वर्कशॉप लेवल कमेटी, वर्कशॉप लेवल कमेटी में आपका ऑटोनोमस ग्रुप होता है, सजेशन बॉक्स स्कीम होती है। ठीक है। क्वालिटी सर्कल और ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में आप क्या कहते हो? ओपन डोर पॉलिसी में मैनेजमेंट ने आपको बोल रखा किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत होती है, हमारे द्वार हमारे गेट आपके लिए खुले हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाएगा और आपको एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है भाई, आप अपने बॉस की कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप अपने बॉस की भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जो चीज़ है उसको आप बताइए, समझिए उसको, और समझने के बाद उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर आती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का मतलब होता है आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, हम आपको प्रॉफिट में अपना शेयर देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने आपको बताया ही है कि ठीक है भाई, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपकी चीज़ें हैं, तो हम दोनों मिलके जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अब वो चीज़ हमारी किस में आ जाएगी? कलेक्टिव बार्गेनिंग में आ जाएगी। तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपके वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है आपको, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। और वो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उसमें से सीक्वेंस भी आ जाता है, क्या होती है, कैसे, किस टाइप्स और प्रोसेस, ये दोनों चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये चीज़ें भी आपको देखनी है। ठीक है। कई बार इससे रिलेटेड स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है। सो इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो आप जरा उसमें टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी इसको भी बताइए। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें ओबी में हमारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो एक नई यूनिट पे स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।